आज की रात मेरे दिल की। शकील साहब ने बीमारी की हालत में भी सेनेटोरियम के बेड पर बैठकर इस गाने की तकरीर की थी, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। कुछ अरसे के बाद पता चला नौशाद साहब को कि शकील साहब की माली हालत अच्छी नहीं है, तो नौशाद साहब 3 फिल्म इनके पास लेके गए। आदमी, रामो श्याम, संघर्ष। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। और तीनों का एडवांस में टोटल पैसा लेके गए इन कैश, और जितना वो लेते थे उससे 4 गुना ज्यादा पैसा लेके गए। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। रोज सुबह नौशाद साहब जाते थे शकील साहब के यहाँ, गाड़ी की डिक्की में इनका हारमोनियम रहता था। अच्छा। और गए, उन्होंने पहले तो शकील साहब को पैसा रख दिया टेबल पे, ये लीजिए और ये फिल्मों का आपको काम करना है। आज की रात मेरे जी। तो बेचारे देख के रोने लगे, नौशाद साहब को देख के रोने लगे। बोले कि नौशाद भाई अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे एक से एक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और एक्टर एक्ट्रेसेस गुजरे, वहीं पे अगर हम गीतकारों की श्रेणी में देखें तो वहां भी हमें एक से एक दिग्गज गीतकार नजर आते हैं। और उनमें कुछ नाम तो बड़े ही प्रोमिनेंट हैं, जैसे कि मजरूर सुल्तानपुरी साहब, सहार लुधियानवी साहब, आनंद बख्शी जी और शकील बदायूनी साहब। आज मैं आपसे बातें करूंगा शकील बदायूनी साहब की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शकील बदायूनी ने लोगों को बड़े ही बेहतरीन नगमे दिए, और अफसोस का मकाम यह है कि उन्हें सिर्फ 50 साल की उम्र में टीबी हो गया, और टीबी भी ऐसा कि जो बहुत ही भयानक दर्जे का था, एक ऐसा मर्ज कि जिसमें उनकी जान के जाने का खतरा पैदा हो गया। इंडस्ट्री में नाम तो उन्होंने काफी पैदा कर लिया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नाम पैदा किया था उस मुनासबत से शकील साहब के पास दौलत नहीं थी, और इसी वजह से वो जब अपना बेहतरीन इलाज न करवा पाए तो उन्होंने पंचगनी के एक सेनेटोरियम में खुद को दाखिल कर दिया। बात जब नौशाद साहब तक पहुंची तो उनकी बीमारी का सुनकर उन्हें बहुत ही तशवीश हुई, और उनसे वो मिलने के लिए पंचगनी के उसी सेनेटोरियम में गए, और वहां देखा कि शकील साहब तो बड़े बुरे ही हाल में पड़े हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि टीबी का मर्ज एक ऐसा मर्ज है कि जिससे लोगों के छू जाने का या मस हो जाने का खतरा हो तो फिर कहते हैं कि ये छूत की बीमारी है और सामने वाले को भी हो जाती है। और ये एक ऐसा खदशा था कि जिसकी बिना पे लोगों ने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लिया था, यहाँ तक कि खुद उनके घर वालों ने भी उनसे एक तरह से दूरी बरतना शुरू कर दिया था। लेकिन नौशाद साहब की अजमत को सलाम कि ऐसे वक्त में वो सामने आए जब जाकर उन्होंने शकील साहब की हालत देखी सेनेटोरियम में, और ये भी उन्होंने देखा कि महज पैसों की कमी की वजह से ये मुकम्मल तरीके से अपना सही इलाज किसी अच्छे अस्पताल में नहीं करवा पा रहे हैं। तो उन्होंने चाहा कि वो अपनी तरफ से शकील साहब की मदद करें, क्योंकि शकील साहब से उनका एक बाहमी रिश्ता था, एक दोस्ती का रिश्ता था, और दोनों ने काफ़ी काम भी किया था। शकील साहब ने अपनी ज़िंदगी में कैरियर की जो शुरुआत की दर्द फिल्म से, जिसमें 10 गाने थे, और 10 के 10 गाने शकील बदायूनी ने लिखे थे, और दर्द के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो तो नौशाद साहब थे। शकील बदायूनी साहब के हालात चाहे जितने भी खराब हो गए हों, लेकिन उनकी खुददारी का ये आलम था कि उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाना गवारा नहीं था। ये उनकी खुददारी थी, और नौशाद साहब भी इस बात से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने शकील साहब की मदद करने का एक बड़ा ही
अछूता तरीका निकाला। उस जमाने में वो फिल्म डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जो दिलीप कुमार साहब को लेकर फिल्में बनाना चाहते थे, उन्होंने उन लोगों की लिस्ट निकाली, मालूम किया कि कौन कौन लोग हैं जो दिलीप कुमार साहब को लेकर फिल्में बनाना चाहते हैं, लेकिन दिलीप साहब की तरफ से डेट ना होने की वजह से उन्हें वो कॉन्फर्मेशन नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में उनके सामने 3 नाम आए, एस वीरप्पा, एच.एस. रवेल और बी नागी रेड्डी। नौशाद साहब पर्सनली उन तीनों से मिले और मिलने के बाद कहा कि आप दिलीप साहब को लेकर जो अपनी अगली फिल्म करना चाहते हैं, मैं आपको दिलीप साहब की कॉन्फर्मेशन दिलवा देता हूं, उनके डेट्स दिलवा देता हूं, बल्कि यूं समझिए कि मैं आपको दिलीप साहब को साइन करवा देता हूं, पर बदले में मेरी एक शर्त है। तो उन लोगों ने समझा कि शायद नौशाद साहब ये कहेंगे कि शर्त यह है कि उनके फिल्म में म्यूजिक मैं दूंगा। तो उन लोगों ने कहा जब ये कि भाई ठीक है, ये तो शर्त बताने की नहीं है, आप ही रहेंगे हमारे फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से। तो नौशाद साहब ने कहा नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि इस फिल्म में दिलीप साहब को मैं साइन करवा दूंगा, लेकिन इस फिल्म के नगमे लिखेंगे शकील बदायूनी साहब। तो तीनों ने कहा कि हमें मंजूर है। उन्होंने अपनी दूसरी शर्त बताई कि पहली शर्त तो यह है कि शकील साहब ये नगमे लिखेंगे, लेकिन दूसरी शर्त हमारी यह है कि जो उनका मुआवजा है, उन्हें उनसे 4 गुना ज्यादा मुआवजा आपको अदा करना होगा। वो लोग इस पे भी तैयार हो गए। फिर उन्होंने तीसरी शर्त ये रखी कि ये जो 4 गुना मुआवजा तय हुआ है, ये पूरे का पूरा पैसा मुझे एडवांस में चाहिए। मुमकिन है कि शायद उन्होंने ये शकील साहब की बीमारी के बाबत उन लोगों को कुछ बताया होगा, क्योंकि तीनों ही प्रोड्यूसर्स, गर्चे उन लोगों से तीनों से अलग अलग तरीके से बात हुई, लेकिन वो पैसे देने के लिए और नौशाद साहब की शर्तों पे काम करने के लिए तैयार हो गए। अब हुआ ये कि उन तीनों प्रोड्यूसर्स से नौशाद साहब ने फर्दन वो पूरी की पूरी मुआवजे की रकम वसूल ली। वो मुआवजे की रकम जो उस जमाने में शकील साहब के लिए जाने वाले मुआवजे से 4 गुना ज्यादा थी। और उसके बाद जब ये रकम लेकर वो पंचगनी के उसी सेनेटोरियम में पहुंचे और शकील साहब के सामने कहा कि भाई आपके लिए मैंने 3 फिल्में हासिल की हैं और ये रहा उसका मुआवजा। शकील साहब समझ गए कि ये हमारे दोस्त मेरी खुददारी के पेश नज़र मुझ पर इस तरह से एहसान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि नौशाद साहब, आप मुझ पर इस तरह से एहसान मत कीजिए, मैं अब गाने नहीं लिख पाऊंगा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और पता नहीं कब मुझे मौत आ जाए, लिहाजा आप ये जो रकम आपने जिन लोगों से ली है, आप ये रकम जाकर उन्हें वापस कर दें। नौशाद साहब ने कहा है कि बेकार की बातें आप ना करें, पैसे मैं ले चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट में आपकी तरफ से मैंने साइन कर दिया है और अब ये तमाम गाने आपको ही लिखने हैं। शकील साहब मजबूर हो गए और मैं आपको बताऊं कि उसी सेनेटोरियम के बेड पे बैठकर ये गाना बना। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। ऐसा लगता है कि शकील साहब को भी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त की, बल्कि यूं कह लीजिए कि आने वाले मौत के कदमों की आहट महसूस होने लगी थी। और शायद यही वो वजह थी कि उनकी जिंदगी का जो दर्द था या वो जो महसूस कर रहे थे, उन्होंने इस नगमे की लाइन में इस तरह से उसमें पुट कर दिया कि कल तेरी बज़्म से परवाना चला जाएगा, दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। शकील साहब ने अपनी जिंदगी में बेहतरीन काम किए और जो भी नगमे उन्होंने लिखे, हाँ वो किसी भी फिल्म के हों, उन्होंने अपनी एक अनमिट छाप छोड़ी। क्योंकि उस जमाने में नौशाद साहब, शकील साहब, रफ़ी साहब और दिलीप साहब, इन चारों का एक ऐसा सर्कल था, एक ऐसा स्क्वायर था ये कि जिसमें हर कोना अपनी जगह पे बेमिसाल था। और इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के बाद जब शकील साहब ने गाने लिखे, तो आप ये महसूस करेंगे कि दिलीप साहब के पूरे कैरियर में इन 3 फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है।
बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया दिलीप साहब ने, ख्वाब राम और शाम के डबल रोल में हो, या फिर आदमी, और या फिर संघर्ष। संघर्ष भी अपने तौर की बड़ी अनोखी फिल्म थी, और इन तीनों फिल्मों में दिलीप साहब ने अदाकारी की जो जौहर दिखाए, इसका मुकाबला कोई और अदाकार नहीं कर सकता। और साथ ही साथ इन तीनों फिल्मों में नौशाद साहब ने मौसीकी की जिस बुलंदी का मुजाहरा किया, ये म्यूजिक, ये मौसीकी और इस तरह की कंपोजिशन भी बहुत कम नजर आती है। और जब रफ़ी साहब की बात करें तो रफ़ी साहब ने अपनी अपनी मधोशकुन आवाज का वो जादू बिखेरा, वो अंदाज अपनाए कि आज तक वो गाने बिल्कुल संगीत जगत में अमर होकर रह गए। तो ये थी वो कहानी कि जब शकील साहब ने बीमारी की हालत में भी सेनेटोरियम के बेड पर बैठकर इस गाने की तकरीर की थी, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। आज की रात मेरे दिल की सलामी, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज का ये प्रोग्राम शकील साहब की नज़र, और इस वीडियो में आपको एक छोटा सा ऑडियो क्लिप भी मैं सुनवाऊंगा। ये हमारे राजू नौशाद साहब, जो कि नौशाद साहब के फर्जंद हैं, उनसे हमारी बातचीत का एक छोटा सा टुकड़ा है, जो कि मैं उनकी इजाज़त से आप लोगों के सामने इस प्रोग्राम में पेश कर रहा हूं। तो आइए सुनते हैं इस क्लिप को। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। तो एक्चुअली मैं ये जानना चाहता था कि नौशाद साहब और शकील साहब तो आपस में काफ़ी करीब थे, तो शकील साहब की बीमारी के वक्त नौशाद साहब ने बड़े अनोखे अंदाज में उनकी मदद की थी, जिससे कि शकील साहब की खुददारी भी मजरू नहीं हुई। तो ये वाकया तो आपके इल्म में ज़रूर होगा, तो मैं जानना चाहता हूँ, कुछ उस बारे में बताइए। देखिए, शकील साहब और नौशाद साहब की दोस्ती जी, या ये कह लीजिए प्रोफेशनल दोस्ती, करीब 25 साल की थी जी। और नौशाद साहब शकील साहब को बहुत पसंद करते थे। बोलते थे कभी भी रात को किस वक्त भी रात फोन करे तो फट से वो आ जाते थे। अच्छा जी। और बोले वो बहुत जल्दी समझ लेते थे कि मैं क्या चाहता हूं। फिर शकील साहब को टीबी और डायबिटीज दोनों की बीमारी एक साथ हो गई। अच्छा। अभी उस जमाने में ना टीबी का इतना अच्छा इलाज था ना डायबिटीज का जी। तो अगर टीबी का इलाज करते थे करे तो डायबिटीज बढ़ जाती थी, डायबिटीज का करे तो फिर वो टीबी बढ़ जाती थी जी। तो अब ने उनको भिजवा दिया पंचगनी, जहाँ है महाराष्ट्र में, हिल स्टेशन है जी जी। वहां की आबो हवा कहते थे कि बहुत मुफीद है टीबी पेशेंट के लिए। और वहां एक डॉक्टर भी थे जो इलाज किया, वो उनका कुछ टेम्पररी रिलीफ वगैरह होता था जी। तो वो उनके सुपुर्द कर दिया जी। कुछ अरसे के बाद पता चला नौशाद साहब को कि शकील साहब की माली हालत अच्छी नहीं है जी। तो नौशाद साहब 3 फिल्म इनके पास लेके गए, आदमी, रामो श्याम, संघर्ष जी। और तीनों का एडवांस में टोटल पैसा लेके गए इन कैश। अच्छा। और जितना वो लेते थे उससे 4 गुना ज्यादा पैसा लेके गए। क्या बात है जी। तो वहां उन्होंने महाबलेश्वर में, अभी भी वो जगह है ग्वालियर लॉज, वो साल भर के लिए उन्होंने ले लिया। अच्छा। तो महाबलेश्वर में नौशाद साहब रहते थे और हम लोग भी, फैमिली भी वहां थी। अच्छा। रोज सुबह नौशाद साहब जाते थे शकील साहब के यहाँ, गाड़ी की डिक्की में इनका हारमोनियम रहता था। अच्छा। और गए उन्होंने, पहले तो शकील साहब को पैसा रख दिया टेबल पे, ये लीजिए और ये फिल्मों का आपको काम करना है जी। तो बेचारे देख के रोने लगे। नौशाद साहब को देख के रोने लगे, बोले कि नौशाद भाई अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो अब मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, मैं बैठूंगा आपके साथ, जैसे करते थे हम लोग वैसे ही करेंगे जी, मैं आपकी मदद करूंगा। तो खैर रोज जाना और रात को लेट नाइट आना। अच्छा। वहां से महाबलेश्वर से करीब होगा 20 किलोमीटर पंचगनी।
तो मेरी वालदा बहुत नाराज होती थी जी। बोले देखो उनकी बीवी बच्चे सब चले गए छोड़ के, उनके सारे दोस्त अहबाब जो साथ में रहते थे वो भी सब छोड़ के चले गए, इनको टीबी है हमको ना हो जाए। जी हाँ। और तुम जाके रोज सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते उनके पास। अगर तुमको हो गई, तुमने कभी सोचा है तो तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? जी। तो नौशाद साहब ने बोला देखो मैं एक चीज जानता हूँ, शकील मेरा दोस्त है। वाह। और आज उसको मेरी सख्त जरूरत है। क्या बात है जी। तो ये था इनका किस्सा, इनका बड़ापन जी। वो बोला कि और रही मेरी बात, मेरी वालदा का वो तो अल्लाह मालिक है। बेशक। मैं अपने दोस्त को इस हालत में तो नहीं छोड़ूंगा जी। तो ये थी उस दोस्ती की कहानी कि जब प्रोफेशन से हटकर आपस के रिश्ते इतने मजबूत हुआ करते थे कि जब एक दूसरे के गम में, एक दूसरे के दुख में पहला तड़प जाया करता था। हालांकि नौशाद साहब की जिंदगी में उनके राब्ते बहुत सारे लोगों से रहे, जिसमें खुमार बाराबंकी साहब और मजनू सुल्तानपुरी साहब बहुत खास थे। लेकिन शकील साहब ने भी उनकी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम हासिल किया था। और भी जो लोग बहुत करीब थे, जैसा कि आप जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब, ये वो लोग थे जो नौशाद साहब की ज़िंदगी में उनसे बहुत ही करीब थे। और इन लोगों के साथ जो नौशाद साहब का रिश्ता था वो महज प्रोफेशनल नहीं था, बल्कि एक घरेलू रिश्ता था, एक दोस्ती का रिश्ता था। और अक्सर व बेशतर जब भी कोई मिलता था तो उनकी नशिस्तें होती थी, संगीत की बातें होती थी। तो एक और ही दौर था, वो एक और ही माहौल था और ये और ही लोग थे। आज अफसोस का मकाम ये कि वो लोग और वैसे लोग हमारे दरमियान बहुत मुश्किल से नजर आते हैं। उनमें से भी तकरीबन सारे लोग जा चुके, अब तो सिर्फ दिलीप कुमार साहब बाहयात हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे सरों पे दिलीप कुमार साहब का साया ताबत कायम रहे, ताकि कम से कम इतना तो एहसास रहे कि दिलीप साहब हमारे सरों पर हैं। आज की मुलाकात इतनी ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। जब तक अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। शब खैर, खुदा हाफिज़।